और इस बीच डॉक्टर नरेश त्रेहन सीएमटी मेदांता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमिक्रॉन को लेकर हम बात करने चाह रहे हैं आपसे और 12 प्रमुख सवाल जो हम सामने यहाँ पर रख रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख सवाल तो यही कि ये कितना खतरनाक है, वो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। तो अर्पिता, जो इस वायरस के वेरिएंट की जो डेटा आ रहा है सारी दुनिया से, उसके हिसाब से ये बहुत ही मतलब फैलने की कैपेसिटी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे इसको समझने के लिए एक हम साइंटिफिकली कहते हैं कि हर वायरस का एक R0 फैक्टर होता है। जब पहली वेव आई थी वो अल्फा वेरिएंट से आई थी, जिसका R0 फैक्टर 2.5 था। मतलब अगर जो एक शख्स को होगा तो वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जब दूसरी वेव आई थी वो डेल्टा वेव की वजह से आई थी और उसके अंदर उसका R0 फैक्टर था 6.5, मतलब पहली वेव से 3 गुना ज्यादा था। अब जो ये इस वेरिएंट के जो अनुमान लगाया जा रहा है ये 12 से 18 में है, मतलब ये 3 टाइम जो डेल्टा था उससे भी 3 टाइम ज्यादा तेजी से फैलता है। तो इसका मतलब कि अगर जो एक शख्स को होगा तो जितने भी लोग उनके आसपास होंगे उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा है। डॉक्टर साहब, ये जो नया वेरिएंट है, ये जान अगर देखें तो जान पर कितना खतरा इस नए वेरिएंट से आप देखते हैं? इसमें 2 पहलू बिल्कुल स्पष्ट है। एक ये है कि जिनको वैक्सीन के 2 डोज लगे हुए हैं, जिनको ये हुई है इन्फेक्शन, यही हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, तो जो सिम्टम्स बहुत माइल्ड बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही जी। और जान को खतरा जो है वो अभी कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ। जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जिनको नहीं लगी है, उनके ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हावी है। वो उनके नंबर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो उसका खतरा बढ़ता जाएगा और जान का भी खतरा बढ़ता जाएगा जी। तो इसीलिए ये 2 बिल्कुल डिवाइड हो गए, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड। इसीलिए हम बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं सबको कि देखो, आज 125 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, कोई मेजर डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ है जी। तो अब जिन लोगों को पहले कुछ शंका थी, कुछ हिचकिचाहट थी, उनकी वो शंका दूर हो जानी चाहिए आज के दिन के। उनको प्रोटेक्शन अपने लिए भी चाहिए जी। और उनको प्रोटेक्शन अपनी फैमिली और अपने सोसाइटी के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए एक तो पहला काम है, इसको समझते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं जी। जो जिसका भी जैसे ही नंबर आए वैसे लगवाते जाओ। सेकंड डोज भी जिनका नहीं लगा उनको सेकंड डोज के लिए जाना है। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे कि ये जो नया वेरिएंट है, क्योंकि हमने पहले और दूसरे वेरिएंट में देखा उम्र के लिहाज से भी वेरिएंट ज्यादा असर डाल रहा था, ये नया वेरिएंट किस उम्र समूह को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? देखो, जो भी इन्फेक्शन होगी वो बॉडी की कैपेसिटी कितनी है उससे लड़ने के लिए उस पर डिपेंड करता है। तो जो लोग हेल्थी होंगे, जिनके लंग्स ठीक होंगे, जिनकी मसल पावर ठीक होगी, उनके ऊपर ये कम प्रभावित पड़ेगा नॉर्मली। उसके दूसरा क्या है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है किसी वजह से, डायबिटिक्स जो हैं, जिनको हार्ट डिजीज हुई है, जिनको कैंसर हुआ है या कोई और ऐसी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खतरा सबसे ज्यादा है। तो एज में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, उनकी इम्यूनिटी आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। डॉक्टर साहब, पहले ऐसी संभावना जताई जाती थी कि जो तीसरा लहर आएगा वो बच्चों पर असरदार हो सकता है, उन पर ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि उनको तो अभी वैक्सीन का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ। क्या इस संक्रमण से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बच्चों के लिए? ये जरूर कुछ एक रिपोर्ट आई है कि 5-6 साल के से कम उम्र के बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, पर ये कितनी कंफर्म्ड है और कितनी तादाद में है अभी उसका पूरा वो अभी नहीं मिला है डेटा। पर ये प्रिंसिपली आप सोचेंगे कि सारी
सारे बच्चे जो है जी, उनको वो अनप्रोटेक्टेड है, उनको वैक्सीन मिली ही नहीं। तो ये यकीनन है कि अगर जो उनको इन्फेक्शन होती है तो वो उसको खतरा बढ़ेगा। लक्षण डॉक्टर साहब ये क्या होते हैं ओमिक्रॉन के संक्रमण के? तो आज के दिन क्योंकि जो हम देख रहे हैं विदेशों में, जैसे जो डेटा आ रहा है, एक तो डेटा आ रहा है साउथ अफ्रीका से, एक डेटा आ रहा है यूरोप से और यूके से। जो केसेस पाए गए हैं अभी यूरोप में या यूके में जी, और या यूएस में भी, उनमें ये क्लियर है कि इसके, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सबको लगा हुआ है, तो उनके ऊपर इसके सिम्टम्स माइल्ड लग रहे हैं अभी तक, पर इतने ज्यादा केस हुए नहीं है कि ये पता लग जाए पक्का कि यहाँ ये माइल्ड ही रहेगा। तो इसीलिए ये जरूर हमें एक थोड़ी सी तसल्ली होती है इस बात की कि हो सकता है अगर जो फैलेगा भी तो माइल्ड होगा, पर इसका कोई भरोसा नहीं है। इस पे हमें पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए इस फैक्ट के ऊपर जी। तो इसलिए ये भयंकर भी हो सकता है और जान हावी भी हो सकता है जी। और खास करके जिनको वैक्सीन नहीं लगी है जी। तो साउथ अफ्रीका में ये डेटा आ रहा है, वो सारा एरिया जो है बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, टांजानिया वगैरह का, उसमें से ये डेटा आ रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी उनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, जिनको वैक्सीन लगी है उनको माइल्ड हुए। ठीक, डॉक्टर साहब ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट ये शरीर के किस हिस्से पर अटैक ज्यादा करता है? नहीं, इसका देखो, ये मैंने बताया आपको कि इसका ऑर नॉट फैक्टर जो है वो 12 to 18 है। इसका मतलब ये हर एक को अटैक करेगा, बट इसका खतरा, लाइफ को खतरा वही जो पहले हम समझ रहे थे वही होगा कि जो वल्नरेबल हैं उनको ज्यादा होगा। तो इसीलिए, और सबसे ज्यादा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी। और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में या हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे या ओपीडी में आएंगे, उनके लिए उनसे तो खतरा हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे ज्यादा है जी। तो इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि इनका ध्यान, इनकी हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाएगी अगर जो ये कंट्रोल में नहीं आया, तो जो लड़ने वाले हैं, जो फौज है हमारी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसी पे अब चर्चा हो रही है कि उनको बूस्टर डोज दिया जाए कि नहीं, और कितना जल्दी दिया जाए, हमारे पास वैक्सीन है कि नहीं है। तो ऐसी बातें अभी चल रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए ये ओमिक्रॉन को लेकर कई बातें कही जाती रही हैं, आपका अपना मानना क्या है कि क्या सिर्फ ये अफ्रीकी देशों से ही आया होगा ये नया वेरिएंट? ये देखो, यही बहुत ही अहम क्वेश्चन है इस बात कि पाया गया लेबोरेटरी में, जिसको डीकोड किया है वो साउथ अफ्रीका में था। जो हम सोच रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ केसेस बढ़े हैं, जैसे यूके में बढ़े, जैसे अमेरिका में बढ़े, यूरोप में बढ़े, हिंदुस्तान में भी ये खत्म नहीं हो रहे, हम तो इसके लिए टेस्ट कर ही नहीं रहे थे। तो हमें पता ही नहीं कि ये वो यहाँ पे हिंदुस्तान में या यूरोप में वहां था कि नहीं था। अनुमान ये लगाया जाता है कि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर से ही ये चलता आ रहा है, पर हमें पता नहीं था। अब इसका कोई सबूत नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, पर ये जरूर है कि जो साउथ अफ्रीकन ने कहा कि भैया हमने तो क्या कसूर किया, हमने तो सिर्फ आपको बताया कि इसको टेस्ट करो, क्योंकि हमने ये वेरिएंट पाए, हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे यहाँ टीबी और HIV बहुत होता है, तो इसीलिए अब वो उनका प्रोटेस्ट ये है कि हमने बताया आप दुनिया को, और दुनिया ने हमारे को बैन कर दिया, यहाँ से ट्रैवल ही बंद कर दी। ये सही बात करी दुनिया ने, क्योंकि जहां भी शक है ऐसी के वहां पे केसेस फैले हैं, हमें जरूर बंद करना चाहिए। उनका भी कहना ठीक है, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई। तो इसीलिए ये चलती रहेगी डिबेट जब तक डेटा आएगा। डेटा है कि जब हमें और 1 महीने में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वर्ल्ड में, रियल टाइम हो रहा है, ये भी बात है, रोज एनालिसिस हो रहा है, तो नए फैक्ट्स आते जाएंगे। पर अगर जो हम सूत्रा मॉडल को देखते हैं, जिससे ये हमने ये पहली जो हमारी 2 वेव्स आई थी उसके अंदर जिसको अप्लाई किया गया था और काफी प्रेडिक्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से ये जो है वायरस फैलेगा। इसकी पीक जो है वो समटाइम जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में आएगी और होपफुली बाय फरवरी ये वेव निकल जाएगी। कितनी हाई जाएगी ये हमारे पर डिपेंड।
एक और सवाल है, जिस तरीके से आपने फ्लाइट का जिक्र किया, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे हमने देखा कि वो जो संक्रमण था उससे ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उस समय हमने कितनी दिक्कतें देखी थी, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन आपको क्या लगता है ओमिक्रॉन को देखते हुए, जैसे डेल्टा के प्रति अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की तो खतरा हमने देखा, ओमिक्रॉन को देखते हुए भी क्या हमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए? खासतौर पर फ्लाइट जो उन देशों से आ रहे हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा, उनको बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल। आप ये देखो कि कितनी बार एक सबक सीखा जाए। पहली बार जब पहली वेव आई थी तो हमने सोचा, जब वो वेव कम हुई और ये वायरस ऐसे ही चलता है, पीक करता है फिर डिसअपीयर हो जाता है, तो पहली और दूसरी वेव के बीच में 32 हफ्तों का फासला था। उसमें हम लोगों को भी ऐसा लगा और कई लोगों ने तो ऐलान भी कर दिया कि हम वायरस से जीत गए, खत्म हो गया वायरस। ये सच नहीं है। जब वो आया वापस इतने भयंकर तरीके से आया कि उसकी वेव 4 गुना ज्यादा थी पहली वेव से। तो इसीलिए हमें ये पूरा तरीके से इस पे सतर्क रहना है इमीडिएटली कि भैया ये इसका जब तक ये डेंजर टल नहीं जाता, और हो सकता है कि 4-6 हफ्ते 2 महीने में ये इसकी खत्म ही हो जाए। डॉक्टर साहब, यानी जो हमने 2 साल ऐसा किया है तो अब तो हमें 2 महीने और करना चाहिए ही। यानी डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन के खतरे को तीसरी लहर माना जाए या अभी और इंतजार करना चाहिए? अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी शुरुआत है और लोग, हमारी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं वो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कि भाई इमीडिएटली उनको क्वारंटीन किया जाए, इमीडिएटली उनके जो स्वाब्स हैं वो सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, इमीडिएटली उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस किया जाए और ट्रीटमेंट करी जाए। सो ये तीनों चीजें जिसको हम कहते हैं टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, वो अब से लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स हुआ है और दुनिया में भी इसका काफी रिस्पॉन्स हुआ है। तो हो सकता है कि ये लहर को बचाया जा सके, कि फ्लैट कर दिया जाए, और ये डिपेंड करेगा कितने अब जाके अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि जो बचे हुए हैं वही तकलीफ देंगे बाद में। डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ओमिक्रॉन और पहले के जो वेरिएंट थे उसमें आप कितना फर्क देखते हैं, और उस फर्क के लिहाज से क्या अंतर पाते हैं पहले जो वेरिएंट थे उसमें और ओमिक्रॉन में? देखो, आप ये समझो कि बायोलॉजिकली वायरस की साइज शेप वही है। उसकी जो स्पाइक प्रोटीन होती है जिसके माध्यम से वो बॉडी के सेल्स से कनेक्ट करता है, जिसको हम डॉकिंग कहते हैं, उसके अंदर जो ये वैक्सीन थी और जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है, उनकी इम्यूनिटी वो डॉकिंग को ब्लॉक करती है, कि वो अगर जो वायरस ह्यूमन सेल से डॉक नहीं कर सकेगा तो वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। तो जितनी भी हमने ट्रीटमेंट्स करी हैं, चाहे आप एंटीवायरल्स ले लो, चाहे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ले लो, जो भी आप लेंगे वो उसका पहला मकसद ये है कि वो वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकना है, और जो भी तरीके हम अपना रहे हैं उसमें अपना रहे हैं। तो इसीलिए अगर जो हम इस वायरस को रोक सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइक तो वैसी की वैसी है, और जो आप देख रहे हैं फाइजर और जो नई मेडिसिन बनाई है, जो ओरल चल रही है, वो भी एंटीवायरल है, उसका यही माध्यम है कि वो इस स्पाइक को मतलब ब्लॉक करे और वो मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो ये चीजें जरूर हैं कि सेकंड वेव से अब तक काफी नई चीजें आ गई हैं टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे ये जो कहते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल जिसको कहते हैं हम, जिसमें आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बनाई गई हैं वायरस से लड़ने के लिए, उसको अपडेट भी किया जा रहा है कि हो सकता है ओमिक्रॉन शायद ना काबू में आए, तो उसके लिए भी अपडेटिंग हो रही है। और जो ओरल पिल्स बनी है, इसका भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई मतलब फॉर पब्लिक अभी, पर जो उसके इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो काफी सक्सेसफुल है और जनता को काफी उनको वैक्सीन भी लग गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए क्योंकि नया साल आने को है, नए साल में लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस हो जाता है, उसके अलावा बाजारों में जो हम भीड़ देख रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि नए साल में ओमिक्रॉन नई मुसीबत बन जाएगा? बन सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखो, ये तो हमने पहले ही सीख लिया था
जो जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या हुआ था, लोगों ने घर पे रहे, वायरस नीचे आ गया। अब लॉकडाउन की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जो है प्रेवलेंट जहां भी है, एक तो माइल्डर आ रहा है, पर दूसरी बात ये है कि हम अगर जो मास्किंग को कंटिन्यू करेंगे तो ये पर्सनल लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन की नेशनल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो बहुत हावी पड़ते हैं लोगों के ऊपर। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं एज ए मेडिकल कम्युनिटी कि लोग इस बात को पूरी स्पष्ट तरीके से समझें कि ये जो हमें विंडो मिली थी जब लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, इसका टाइम अब खत्म हुआ। हमें वापस मास्किंग, वापस ये क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, सब चीजों को डाउनसाइज करना है जैसे पहले किया था, और रिस्ट्रिक्शन करनी है, बंद नहीं करने। तो इसीलिए अगर जो हम ऐसा करेंगे, जैसे अब मेरा खुद का विचार है, बाकी लोगों का पता नहीं, कि जैसे नाइट क्लब्स की खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बंद कर सकते हैं फिर से, क्योंकि ये वेरिएंट अगर एक नाइट क्लब में घुस गया तो सारों को हो जाएगा, और वो सारों को होगा तो सारों और को होगा। वैसी चीजों पे हमें बहुत कड़ी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ओमिक्रॉन से संक्रमित जो लोग हैं उनकी ट्रेसिंग आसान है या थोड़ी मुश्किल देख रहे हैं आप? देखो, ये जो सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है टू एक्यूरेटली डायग्नोज कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं, उसमें आज के दिन से 7 दिन लग जाते हैं उसके पूरी टेस्टिंग करने में, और बहुत कम लैब्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है टू डू द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अब नेचुरली जब ये पता लगा है तो उसके लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट उसका इंतजाम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लैब्स में ये उपलब्धि हो, और जैसे वो होगा उसका फिर टाइम जो है वो कम होता जाएगा और इसको जल्दी से जल्दी भी डिटेक्ट कर लेंगे। पर ये जरूर है कि किसी का आरटीपीसीआर अगर जो आएगा पॉजिटिव तो उसको शक करना पड़ेगा, खास करके उसमें वो एस फैक्टर होता है जो उसमें कम हो जाता है, तो उनको तो बहुत ही जरूरी चेक करना है सबको। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी इसलिए मैं आपको यहीं पर बोल रही हूँ रुकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, वो दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन के जो थे वो आज जरूर उनको जवाब मिला होगा उन सवालों का, जो सवाल मैंने सीधे आपसे पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे जुड़ने के लिए और बेबाकी से इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके के कदम उठाए गए हैं या उठाने चाहिए और किस तरीके से हमें जागरूक होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।